Hello everyone, welcome back to my channel. Here I started a new session of microeconomics which is very helpful for class 12 as well as for BCom also. So for getting more videos, do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you may get notification of my channel. और जुड़े रहिए, जितना भी आपका सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट करवाएंगे इसी चैनल पे। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आते हैं, क्वेश्चन पेपर रहता है, उसको सॉल्व करवाएंगे। और रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी आ सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि कैसे फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन, वर्डिंग्स कैसे इसकी चेंज हो सकती है और किस किस तरह से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि एक लार्ज की बात हो रही है, एज अ होल की बात हो रही है। द वर्ड माइक्रो हैज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ये माइक्रोस वर्ड ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। और माइक्रो में क्या होता है? माइक्रोस होता है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी आगे हम लोग डिफरेंसेस भी इसके देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमी में और मैक्रो इकोनॉमी में। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि जो एमआई होता है वो बहुत स्मॉलर टर्म है, और इसी के जो ब्रॉडर टर्म होता है वो एमए होता है, यानी एमए के अंदर ही एमआई आता है। इज़ दैट क्लियर? और इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल। ये एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमी की जहाँ पे इकोनॉमी को एज अ होल डील करती है, मतलब पूरा इंडिविजुअल की बात करती ही नहीं है, माइक्रो इंडिविजुअल की बात करता ही नहीं है, ना हाउस होल्ड की बात करता है। ये एज अ होल डील करता है पूरी इकोनॉमी को, चाहे नेशनल इनकम से रिलेटेड हो, चाहे एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड हो, एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये एज अ होल की बात करता है। डेफिनेशन क्या हो सकती है? नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग मेरे साथ। डेफिनेशंस क्या हो सकती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल। देखिए हर जगह होल की बात हो रही है। होल मीन्स पूरा, सम ऑफ ऑल, टोटल, एग्रीगेट। ठीक है, तो माइक्रो, माइक्रोस जो है इसका ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब ही लार्ज होता है, बड़ा होता है। ठीक, तो अब देखिए जो जैसे कि एज अ होल की बात कर रहे हैं, तो एज अ होल में आप क्या कर सकते हो कंसिडर? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, और क्या पढ़ सकते हो इसमें? टोटल एम्प्लॉयमेंट। ये टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, ना कि इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। किसी एक पर्सन की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता है, ये टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि इकोनॉमी में कितनी एम्प्लॉयमेंट हो रही है। फिर एग्रीगेट, एग्रीगेट स्पेंडिंग, खर्च, किसी एक इंसान का खर्च नहीं। एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट लग गया है सम ऑफ ऑल, जितना भी खर्च हो रहा है इकोनॉमी में, टोटल उसकी स्पेंडिंग। ठीक है, फिर और किसकी बात कर सकता है? एग्रीगेट, एग्रीगेट सेविंग की बात कर सकता है। एग्रीगेट सेविंग की बात कर सकता है। और एग्रीगेट कंजम्पशन, कितना कंज्यूम हुआ। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है? टोटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। टोटल, ये सब अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, इससे रिलेटेड जो चैप्टर हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको सिर्फ पॉइंट हम बता दे रहे हैं कि एज अ होल हम क्या पढ़ेंगे एज अ होल इकोनॉमी के बारे में। तो वही चीज़ें, पॉइंट्स हमने लिखी है कि नेशनल इनकम है एज अ होल आप पढ़ोगे, और टोटल एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट स्पेंडिंग है, एग्रीगेट सेविंग है, कंजम्पशन है, टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये सब डील करता है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी, और आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए डिफरेंसेस हमने लिखे हुए हैं कि डिफरेंसेस आपको बताना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस देखें तो मीनिंग में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है इनका। क्या, कैसे कि इट इज़ अ, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है, सिंपल। ठीक है,
तो पहला वाला क्या हो जाएगा इसका कि इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करता है, ये एज अ होल की बात करता है। इंडिविजुअल यूनिट समझ रहे हैं आप लोग कि इंडिविजुअल यूनिट है क्या, यानी हाउस होल्ड की बात करेगा, डिमांड की बात करेगा, सप्लाई की बात करेगा, एग्रीगेट इसमें नहीं ऐड होता है, इसमें एज अ होल में एग्रीगेट ऐड हो जाता है, नेशनल इनकम वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरा इसका देखें कि डिफरेंस क्या हो सकता है, तो दूसरा टर्म के बेस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। टर्म मीन्स कि दूसरे नाम से ग्रीक वर्ड में क्या हो सकता है, ग्रीक वर्ड इसका क्या हो सकता है, माइक्रॉस होता है, हो सकता है क्या होता है, ये माइक्रॉस होता है, ठीक है। माइक्रॉस की मीनिंग क्या होती है, स्मॉल होती है। इसका क्या होता है ग्रीक वर्ड, अभी हम लोग ने पढ़ा है, माइक्रॉस, ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा माइक्रॉस, ठीक है। इसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा, ये स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉलर टर्म होता है, ये ब्रॉडर टर्म होता है, ठीक है। आप इसे नैरो और ब्रॉडर के नाम से भी लिख सकते हो कि ये नैरो है और ये ब्रॉडर है, ठीक है। फिर थर्ड डिफरेंस क्या देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव नेम इनके क्या हो सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को किसी और नाम से भी जाना जाता है तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी और नाम से जाना जाता है तो वो क्या है, तो इसे हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। समझ आ रहा है ना, डिफरेंसेस बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन बहुत ही क्लियर वे में कि आप लोग समझ जाओगे कि ये इंडिविजुअल है, ये एज अ होल है, ये माइक्रॉस मीन्स स्मॉल होता है, माइक्रॉस मीन्स मैक्रॉस मीन्स लार्ज होता है। इसको हम अलग नाम से ब्रॉडर नाम से भी जान सकते हो, नैरो नाम से भी जानते हैं। माइक्रो की अगर हम थ्योरी की बात करें या अगर दूसरे टर्म की बात करें तो प्राइस थ्योरी है, इसकी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। इज दैट क्लियर। 4 पॉइंट एग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही लिमिट तक का एग्रीगेशन, जैसे कि मान लीजिए एज इट डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट, वी ऑल नो है ना कि ये इंडिविजुअल यूनिट को डील करता है, तो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। इसमें क्या होता है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। कैसे समझा देते हैं, जैसे कि एक कोई इंडस्ट्री है, ये यहाँ पे सिर्फ वन इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, एक इंडस्ट्री। अब इसमें फॉर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि होल इंडस्ट्री ऑफ एन इकोनॉमी, पूरी इंडस्ट्री इकोनॉमी की, हमने यहाँ पे लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात की। तो यहाँ पे एग्रीगेशन तो हो रहा है, फर्म का हो रहा है, पर लिमिटेड है कि नहीं है, वन इंडिविजुअल है, ठीक है। एक ही इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, वन इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, यहाँ फर्म की तो बात हो रही है। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब कि एक इंडस्ट्री में जितने भी फर्म हो जाएं, एग्रीगेशन ही तो है ना ये फर्म्स का, कि एक फर्म जुड़ा, दो फर्म जुड़ा, तीन फर्म जुड़ा, एग्रीगेट। और पर जुड़ किससे रहा है, एक ही इंडस्ट्री से तो जुड़ रहा है, तो इंडिविजुअल की ही तो बात हो रही है। इज़ दैट क्लियर। और इसमें क्या हो सकता है कि जैसे कि अगर एज इट वी ऑल नो दैट इट डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल, माइक्रो एज अ होल डील करता है इकोनॉमी को, तो यहाँ पे वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, ठीक है। होप कि समझ में आ रहा हो आप लोग। वास्ट मीन्स पता है बहुत सारा, ढेर सारा, ब्रॉडर में, ठीक है। जैसे कि ऑल इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे एक इंडस्ट्री थी, दो इंडस्ट्री थी, तीन इंडस्ट्री, सबको इंडस्ट्रीज़ को जोड़ दिया, ये हो गई आपकी ऑल इंडस्ट्रीज़। और अगर बात करें नेशनल इनकम, ठीक है, या फिर हम बात करें कि एग्जाम्पल ले लें, अगर यही सब एग्जाम्पल्स हैं कि हम एग्रीगेट डिमांड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हमारा वास्ट एग्रीगेशन है जिसमें हम ऑल इंडस्ट्री की बात करेंगे, किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर वन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एज अ होल यूनिट बात करेंगे इसमें। और इसमें हम लोग एज अ सिंगल यूनिट बात करेंगे जहाँ पे वन इंडस्ट्री की ही बात होगी सिर्फ। इज़ दैट क्लियर।
ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या हो सकता है कि फिफ्थ पॉइंट में आप इसका अगर मेन इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है इसका, फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम देखें तो फिफ्थ पॉइंट में इंस्ट्रूमेंट इसका हो सकता है कि ये डिमांड और सप्लाई को की प्रॉब्लम को डील करता है। द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आर डिमांड एंड सप्लाई। इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, डिमांड है और सप्लाई है, सिंपल, यही इसका इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड सप्लाई। अब वो हाउस होल्ड की हो, मतलब छोटे छोटे चीज़ों की, बहुत ब्रॉडर नहीं, नैरो ही होता है माइक्रो, तो नैरो छोटी छोटी चीज़ों की, स्मॉल होता है, आप लोग को तो पता ही है। तो डिमांड और सप्लाई इसका इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम माइक्रो की बात करें तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, इसका इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, क्लियर। ये सिर्फ डिमांड सप्लाई की बात कर रहा है, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, स्पेस बची नहीं, चलो ऊपर लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो और क्या हो सकता है, डिटर्मिनेंट की बात कर सकते हैं कि क्या डिटर्मिनेंट हो सकता है, प्राइस फैक्टर वगैरह जैसे होते हैं, तो इसमें प्राइस डिटर्मिनेंट होता है और इसमें इनकम डिटर्मिनेंट होती है। क्या डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई, इसको भी समझाते हैं। पहले तो एक सिंपल सेंटेंस में समझ लो, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है कि प्राइस इज़ द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, माइक्रो में। और इसमें कौन डिटर्मिनेंट है, इसमें इनकम डिटर्मिनेंट है। इनकम इज़ द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स कौन इसमें सॉल्व करेगा, इनकम करेगा, इसमें कौन करेगा, प्राइस करेगा। क्लियर, ये 6 पॉइंट करवाया है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान था। देखिए पहला क्या था, पहला डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल था, दूसरा माइक्रो और माइक्रोस के बारे में था, ठीक है। थर्ड आपका थ्योरी के बारे में था, जो कि प्राइस थ्योरी और इनकम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होती है। फोर्थ एग्रीगेशन की बात की थी, इसमें लिमिटेड एग्रीगेशन होता है, इसमें वास्ट होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। फिफ्थ वाला डिमांड एंड सप्लाई की सिर्फ बात करेगा, यहाँ पे फिफ्थ में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेगा। यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेंट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, प्राइस, इसमें कौन आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। इनकम इज़ द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। माइक्रो और माइक्रो में डिफरेंस अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, और डिफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। क्या आगे पढ़ोगे आप लोग, वो भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग नेशनल इनकम वगैरह की बात करते हैं माइक्रो में, ना कि हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी एक यूनिट की बात नहीं करते हैं, हम एज अ होल की बात करते हैं। जो आपने 11th में पढ़ा था माइक्रो, वो आप एक सिंगल यूनिट पढ़ कर आए हो, ये ब्रॉडर टर्म है, यहाँ पे एज अ होल पढ़ोगे। इज़ दैट क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा, 2 स्कूल ऑफ थॉट लिखा हुआ है, एक है क्लासिकल, एक है केनेंसियन। ये दोनों थे भाई इकोनॉमिस्ट, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी लाई, क्लासिकल थ्योरी लेकर आए थे ये। तो क्लासिकल थ्योरी में इन्होंने बताया कि, अच्छा ये बता दें कि क्लासिकल थ्योरी के कौन कौन इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि एडम स्मिथ थे, जेम्स मिल थे, मार्शल थे, मैल्थस थे, पियागू थे, रिकार्डो थे। ये सब इन लोगों का मानना था कि जो इकनॉमी है वो फ्री इकनॉमी है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है ही नहीं, इंटरफेरेंस है ही नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, इट इज़ अ फ्री इकनॉमी। और इनका कहना था कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन होता है मार्केट में, वो मार्केट फोर्स ही जिम्मेदार है, डिटर्मिनेंट है, कि मतलब डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, ये सब जो डिसीजन होता था ये कौन डिटर्मिनेंट करता था, कि मार्केट फोर्स बाय, इट इज़ डिटर्मिनेंट बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। इनका मेन मोटिव होता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्शन करवाते हैं, उनका क्या मोटिव रहता था कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो, जैसे काम चल रहा है वैसे काम चलता रहे। और इनका मानना था कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, फ्री इकनॉमी है तो फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है,
ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहता है। अगर बाई चांस डिसइक्विलिब्रियम हो भी रहा है इकोनॉमी में, तो वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? वो मार्केट फोर्स ही सॉर्ट आउट करेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है ही नहीं, इंटरफेरेंस है ही नहीं है। तो कौन सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को? अगर मान लो मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम हो गया, तो क्लासिकल का कहना है, क्लासिकल थ्योरी का कहना है कि इसकी प्रॉब्लम मार्केट फोर्स ही सॉल्व करेगी, ना कि गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि हाँ ये फ्री इकोनॉमी है और गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इज़ दैट क्लियर? और केनेंसियन का क्या कहना है? केनेंसियन का कहना है कि भाई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा जब तक, तब तक इकोनॉमी प्रॉपर हो ही नहीं पाएगी, चल ही नहीं पाएगी, ठीक है, डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा किसी तरह से। तो ये जो थ्योरी आई थी, चलिए लिख देते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का नो इंटरफेरेंस, ठीक है, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। उप्स, ऊपर लिखना था, यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, ये क्लासिकल का है, ठीक है। नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये किसका है? क्लासिकल का है। और यहाँ पे क्या है? केनेसन का क्या कहना है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़रूरी है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये केनेसन कह रहे हैं, केनेंसियन कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्कूल लिखा हुआ है, ये स्कूल मत समझ लीजिएगा कि ये कोई स्कूल है, वहाँ पे क्लासिकल आए हुआ, फिर केनेंसियन आए स्कूल में, उन्होंने पढ़ाया इकोनॉमिक्स को, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी थॉट है, मतलब थॉट, अपनी थॉट को बताया है इस नाम से, क्लासिकल स्कूल के नाम से और केनेंसियन स्कूल के नाम से। क्लासिकल स्कूल कब आया था, ये कब तक चला है, इतना समझ लो कि ये टिल 1930 तक ये थे। इसके बाद केनेंसियन आ गए, उन्होंने फिर अपना रूल चलाया, उन्होंने अपनी इकनॉमी को, इकनॉमिस्ट, वो खुद एक अच्छे इकनॉमिस्ट थे, उन्होंने खुद इकनॉमी को बहुत संभाला, कंट्रोल किया। क्या हुआ था कि 1929 में ये केनेंसियन जो थे डिप्रेशन में आ गए थे, परेशान हो गए थे कि भाई अगर ऐसे इकनॉमी चलेगी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट तो बहुत ही परेशानी हो जाएगी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू परसिस्ट, बढ़ता ही चला जाएगा, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू परसिस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट समझ रहे हो ना, बेरोज़गारी, बेरोज़गारी क्या होती जाएगी, हर लोग, कोई ना जॉब रहेगा ना, मतलब कोई सेटल नहीं हो पाएगा अपनी लाइफ में, और फिर ऐसे तो जीडीपी भी डाउन होती जाएगी, इकनॉमी ख़राब हो जाएगी। तो ये क्या हुआ था, इन्होंने कहा कि इंटरफेरेंस मस्ट है गवर्नमेंट का, ठीक है। और इनके जो ये जो लॉर्ड केनेंस हैं, इनका कहना है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट टू करेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बाय क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, ठीक है। क्या आप लिखोगे इसको कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन, ज़रूरी था एरिया ऑफ प्रोडक्शन में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, या फिर इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मस्ट था। क्या करेक्ट करने के लिए? अंडर एम्प्लॉयमेंट को सही करने के लिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को सही करने के लिए और नई जॉब को लाने के लिए, ठीक है। तो ये थ्योरी में बेसिकली आप लोग इतना समझ लीजिए कि क्लासिकल स्कूल थ्योरी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था गवर्नमेंट का, और ये टिल 1930 तक चली थी। उसके बाद केनेंसियन स्कूल थ्योरी आ गई, इनके खुद के थॉट थे कि भाई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़रूरी है प्रोडक्शन में और इन्वेस्टमेंट में, बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के इकनॉमी नहीं चल सकती है, ठीक है। और ये अब चलिए डिफरेंस करवाते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया इनके बारे में। चलिए क्लासिकल स्कूल और केनेंसियन स्कूल की डिफरेंसेस बता देते हैं कि क्या डिफरेंस है। 2-3 डिफरेंस तो आप लोग को ऐसे ही समझ में आ गया होगा। चलिए, इनका मानना है कि जो एडी होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है, वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, और एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। ये क्लासिकल स्कूल थ्योरी का मानना है। इट अज्यूम दैट इकोनॉमी इज़ ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे क्या रहती है, इकोनॉमी रहती है। इकोनॉमी क्या रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे रहती है। इनका क्या मानना है, इनका कहना है, ये भाई 3 बिलीव्स हैं इनके, इन्होंने 3 बिलीव्स लेकर आए। क्या कि इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में रहेगी। कब रहेगी, जब एडी बराबर हो जाएगा एएस के, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में रहेगी।
जब एडी बड़ा हो जाएगा एएस के, एग्रीगेट डिमांड बड़ा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई के, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। और इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने ओवर। ये कब होगा? इकोनॉमी जब हमारी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होगी, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी जब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होगी तो एडी बड़ा हो जाएगा एएस से, उसे हम एक्सेस डिमांड कहेंगे। थर्ड वाला इन्होंने क्या कहा? थर्ड कहा एडी इज लेस देन एएस, ये हो जाएगा डेफिशिएंट। ये कब है डेफिशिएंट डिमांड? यानी देखिए डिमांड छोटी हो रही है एग्रीगेट और सप्लाई एग्रीगेट क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। ये जब होगा जब इकोनॉमी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, आया समझ? चलो फिर से समझा देते हैं अगर नहीं क्लियर हुआ है तो। क्लासिकल का सिर्फ क्लासिकल की एक बिलीफ थी कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे रहती है हमेशा, एडी इज इक्वल टू एएस, बस फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, ना बढ़ेगी ना घटेगी, दैट्स इट। ये इनका मानना था। केनेंसियन आया कि भाई कैसे ना बढ़े और घटे, इसका तो ओवर भी होना चाहिए अंडर भी होना चाहिए, तभी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होगी, न्यू जॉब्स आएंगी, लोग जॉब करेंगे। कैसे पॉसिबल है फिर बिना इसके कि हम एडी इज इक्वल टू एएस कर दें फुल एम्प्लॉयमेंट पे और ना एक्सेस करें ना डेफिशिएंट करें इसका। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 बिलीव्स लेकर आए। इन्होंने कहा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जब रहेगी जब एडी इज इक्वल टू एएस रहेगा। इकोनॉमी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जब रहेगी जब एडी ग्रेटर हो जाएगा एएस से, यानी जब एक्सेस डिमांड हो जाएगी। फिर इन्होंने थर्ड पे क्या कहा कि इकोनॉमी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जब रहेगी जब एडी छोटा हो जाएगा और एएस बड़ा हो जाएगा, डिफिशिएंट डिमांड हो जाएगी, तो वो अंडर हो जाएगी, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्लियर? फिर इसमें एक और डिफरेंस बता देते हैं। इसमें नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये कब तक चला? टाइम पीरियड इसका क्या था? टिल 1930 तक बस चला। ये 1929 से 30 के बीच में अपने थॉट्स को ले आए थे, सोचने लगे, डिप्रेशन में चले गए थे कि अरे भैया कैसे होगा, कैसे चलेगा। तो इसके जब इन्होंने देखा इकनॉमी बहुत वर्स्ट होती जा रही है तो इन्होंने 29 और 30 के बीच में अपनी थ्योरी ले आ दी केनेंसियन स्कूल की। ठीक है, उसके बाद इनका मानना है कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है, एग्रीगेट लिख देते हैं, एग्रीगेट जो सप्लाई होती है, सप्लाई कर्व, वो हमेशा इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक समझते हैं आप लोग? जिसको न बढ़ा सकें न घटा सकें, जो फिक्स रहे, स्थिर रहे। ठीक है, हिंदी में बता दिया बहुत। ठीक, इनइलास्टिक यानी कि फिक्स्ड। अब इनका कहना है कि ये जो सप्लाई है, एएस कर्व है, वो फिक्स्ड रहेगा, ना इधर शिफ्ट होगा ना इधर शिफ्ट होगा। क्यों? तभी तो एडी इज इक्वल टू एएस है ना, इसके बराबर रहेगा इकोनॉमी वे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम जहाँ पे होगा इंटरसेक्ट करेगा वो क्या है? फिक्स्ड रहेगा। इनका क्या कहना है? इनका कहना है, उप्स नीचे तक आ गया, इनका कहना है कि जो इकोनॉमी है वो जो एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व वो इलास्टिक होता है। कौन कह रहा है? ये केनेंसियन स्कूल थ्योरी कह रही है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व इलास्टिक रहता है, यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ये मतलब ऊपर जा रहा है, डॉट डॉट लगाया है, ठीक है, ऊपर इंक्रीज ऊपर जाएगा, ठीक है, इधर शिफ्ट हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट ऊपर भी हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है। ठीक है, मतलब ये थ्योरी बस इतना समझ लीजिए कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व इनइलास्टिक रहेगा क्लासिकल स्कूल में, इलास्टिक रहेगा केनेंसियन स्कूल में। इज़ दैट क्लियर और नॉट? तो देखो पहला पॉइंट हम लोग ने क्या समझा, एडी इज इक्वल टू एएस, इकोनॉमी यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे रहती है। इनका मानना है 3 बिलीफ्स आई थी, ए
बी सी। ठीक है, इनका क्या मानना है कि ए डी इज इक्वल टू ए एस। जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे रहेगी तो ए डी बराबर हो जाएगा ए एस के। जब इकोनॉमी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे रहेगी तो ए डी बड़ा हो जाएगा ए एस से, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। जब इकोनॉमी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे रहेगी तो डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा और ए डी छोटा हो जाएगा, ए एस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या है, नो इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है प्रोडक्शन में, इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, ये टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये टिल 1930 तक थे, उसके बाद फिर इनका अता पता नहीं था कहाँ चले गए। उसके बाद केनेसन थ्योरी आ गई, वो 1929 और 30 के बीच में ही आ गई थी। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन इलास्टिक। इसमें एग्रीगेट, फोर्थ पॉइंट, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इलास्टिक। इज़ दैट क्लियर और नॉट? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि थ्योरी पहली बात तो थ्योरी क्लियर हो गई होगी कि क्लासिकल स्कूल थ्योरी क्या है, केनेसन स्कूल थ्योरी क्या है, और इनके बीच में डिफरेंस भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आए बाई चांस, वैसे आता नहीं है, हम बताते चलेंगे कौन सा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, वैसे आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लासिकल और केनेसन स्कूल थ्योरी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, यही तो इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तभी तो इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो आई होप कि इस लेक्चर से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपरली इसके, और कोई भी अगर क्वेरीज हो, क्वेश्चन पूछना हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू मे कमेंट इन द कमेंट सेशन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। और ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।